नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1625 अंकों तक लुका सेंसेक्स। वित्त मंत्री का भरोसा, अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा असर। एनएसए के बाद डीजीएमओ और सीमा सुरक्षा बलों की बातचीत पर सवालिया निशान। नहीं मिला अब तक एजेंडा। सुषमा स्वराज ने कहा, पाकिस्तान नहीं चाहता बातचीत। बिहार में एनडीए घटक दलों की एक हफ्ते में सीट बंटवारे की मांग। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव। एमआईएम से बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किल। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ का कहर जारी। असम में 13 की मौत, लाखों लोग बेघर। केंद्र ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। अश्विन की फिरकी में फंसी श्रीलंकाई टीम। दूसरे टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 278 रनों से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद बीएसएफ और डीजीएमओ स्तर की बातचीत पर भी अनिश्चितता छाने लगी है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के चलते बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच 6 सितंबर की बातचीत पर असमंजस कायम है। इस बीच पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने परमाणु हथियारों की घुड़की देकर मामले को और गर्मा दिया है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के चलते दोनों देशों के बीच पहले एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हुई और अब 6 सितंबर को दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उफा में बनी सहमति के बावजूद दोनों देशों की थल सेना के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक की भी तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि पहले एनएसए लेवल की बात करो, डीजी बीएसएफ की मीटिंग इसके बाद मानो, और डीजीएमओ की मीटिंग की तारीख अभी मत दो, क्योंकि ना एनएसए की मीटिंग होगी ना डीजी बीएसएफ की मीटिंग हो सकेगी। और डीजीएमओ की मीटिंग क्योंकि डीजी बीएसएफ के बाद होनी है, ये उफा ने कहा, तो ना वो मीटिंग हो जाएगी। तो तीनों मीटिंग्स ना हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया से बातचीत में अजीज ने कहा कि बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स स्तर की बैठक होगी, लेकिन इसका कोई औपचारिक एजेंडा भारत को नहीं भेजा गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने ये कहकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया कि भारत अपने को क्षेत्रीय सुपर पावर न समझे। उन्होंने पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों की भी घुड़की दी। भारत ने अजीज के बयान को बचकाना बताया है। It's an irresponsible statement and it's an insinuation. People at that level, if they make such utterances, there are hardly any words to indicate their mindset. And this veiled threat is something which internationally would never be acceptable. बीएसएफ और डीजीएमओ स्तर की बातचीत का मकसद सीमा पार गोलीबारी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना है, लेकिन सीमा पार से लगातार गोलीबारी करने का मकसद पाकिस्तान की ओर से इस बैठक को भी टालना माना जा रहा है। सोमवार को भी पुंछ, बालाकोट सहित कई इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं हुई। उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से 90 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की तरफ से 70 से अधिक बार पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी हुई है। आंकड़े चाहे जो हों, लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ के आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं और कई बार छोटे छोटे टकराव बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक राकेश सूद साहब हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं कहूँ कि जिस तरीके का माहौल बना है एनएसए स्तर की बात होने के बाद, राजनयिक स्तर पर या दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का डेवलपमेंट है, क्योंकि एक हमने देखा है आगे भी पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर कि एक नेगेटिव स्पाइरल बन जाता है और फिर उसमें से निकल के उसको वापस पॉजिटिव मोड़ देना और मुश्किल हो जाता है। पिछले साल आपको याद होगा, आज से बिल्कुल 1 साल पहले उस वक़्त विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत तय हुई थी
और वो बातचीत से थोड़े से पहले, कुछ ही दिन पहले, ये हुर्रियत के साथ पाकिस्तान हाई कमिश्नर की मीटिंग को लेकर वो बातचीत कैंसिल कर दी गई। उसके बाद आपको याद होगा दोनों प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में थे पर कोई बातचीत का समाधान नहीं निकला। दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में काठमांडू में थे सार्क समिट के लिए, फिर कोई बातचीत का समाधान नहीं निकला। फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉरेन सेक्रेटरी एक बार गए फरवरी वहाँ प्रिलिमिनरी बातचीत के लिए। पाकिस्तान में एक हादसा हुआ दिसंबर में पेशावर में, उनके स्कूल में जब बच्चों को मारा गया, टेररिस्ट अटैक हुआ, यहाँ से एक संदेश गया। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी मछुआरे थे, उनको रिहा किया गया। तो धीरे 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 एक किस्म से कुछ माहौल बना, तब जाकर उफा की मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि अब बातचीत जो है वो किस दायरे में होगी। अब एक बार फिर वो बातचीत कैंसिल होने से सारी प्रक्रिया जो है उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी एक तरह से छा गई है। और सूद साहब, कमाल ही लगता है कि जब दोनों प्रधानमंत्रियों की सहमत के साथ उफा में जो मैं कहूँ कि डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें दोनों ओर से दस्तखत किए गए थे, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर ही अब आरोप लग रहे हैं। अजीज साहब ने आज कहा कि भारत उस तक गलत इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें कश्मीर का मसला भी था, उसमें आतंकवाद का मसला भी था। तो जब इस हद तक अविश्वास हो जाए तो फिर क्या कहा जाए उसे? देखिए, अविश्वास तो एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ जो हैं वो हम भी जानते हैं और उसमें अविश्वास अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद हमको बातचीत करनी है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि उफा की जो स्टेटमेंट थी वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है। उसको मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक तरह में कुछ ज़्यादा ही ओवर इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई। यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों तरफ से मीडिया के अंदर ये हमारी जीत है, इस तरह का एक माहौल बन गया। हम ये कहने लगे कि ये हमारी जीत है, देखिए इसमें कश्मीर का मुद्दा है नहीं। उसमें पाकिस्तान का रिएक्शन आया कि नहीं, कश्मीर का मुद्दा है, ऑल इश्यूज के अंदर कश्मीर भी शामिल है। और एक तरह से बातचीत शुरू होने से पहले ही हम वो उसको कुश्ती का दंगल बना के वो स्टेटमेंट जो थी उसकी हमने धज्जियां उड़ा दी। तो बातचीत तो हुई नहीं, हार जीत तो कहीं होनी नहीं थी। और डिप्लोमेसी में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि लड़ाई के मैदान में एक आदमी की हार होती है, एक आदमी की जीत होती है। वो एक जीरो सम गेम कहा जाता है, क्योंकि वो लड़ाई के जो रूल हैं वो कुछ उस तरह होते हैं। डिप्लोमेटिक टेबल में जैसे हम लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, एक विन विन सिचुएशन की आवश्यकता है। हम लोग तभी सक्सेसफुल होंगे कोई भी एग्रीमेंट जो हम करें, अगर आप ये समझें कि आपके लिए भी अच्छा है और मैं ये समझूंगा मेरे लिए भी अच्छा है। लेकिन दोनों पक्ष कुछ हासिल करेंगे, कुछ छोड़ेंगे भी। लाजमी बात है, कोई भी एग्रीमेंट किसी एक पक्ष के लिए 100% साबित नहीं हो सकता। दोनों तरफ से कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। पर तो इसलिए अगर मैं चाहूं कि ये एग्रीमेंट जो है ये आप मंजूर करें, तो मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें आपके फायदे की कुछ न कुछ चीज हो, मौजूद हो, और आपको उसी तरह ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरे फायदे की कुछ न कुछ चीज हो, तभी उसको हम कहेंगे कि ये एक विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। और तो जिस तरीके से नेशनल टॉक्स कैंसिल हुई हैं, क्या डीजीएमओ लेकर या फिर जो मैं कहूँ कि बीएसएफ और रेंजर्स को लेकर बैठक होनी थी, कोई उम्मीद दिखती है आपको? या फिर मैं फिर कहूँ कि जैसे जैसे तारीखें आएंगी या फिर एजेंडा आएगा, एक बार फिर से पोजीशनिंग कुछ इसी तरह की दिखेगी? मुझे तो कोई खास उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि अगर हम ये कहें, जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को सुषमा स्वराज जी ने कहा, अगर उन्होंने ये कहा कि हमारा कोर मुद्दा जो था वो टेररिज्म था, कोर मुद्दा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है और इन्फिल्ट्रेशन है और बॉर्डर है, तो अगर ऊंचे स्तर की बातचीत यानी एनएसए स्तर की बातचीत वो रद्द हो जाती है, तो उसके बाद उससे नीचे के स्तर की जो बातचीत होगी, चाहे वो रेंजर्स और बीएसएफ की हो या आर्मी की डीजीएमओज की हो, उसमें मैं समझता नहीं कि उसके अंदर हम लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, और आज जिस तरीके से सरताज साहब ने कुछ प्राइवेट चैनल्स वहाँ पर पाकिस्तान उनसे बातचीत में दो बड़ी बातें कही हैं। एक परमाणु बम का मैं कहूँ कि एक बार फिर से धमकी के तौर पर उनके एक मंत्री ने इस्तेमाल किया है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से भारत बात कर रहा है वो ऐसा लगता है कि एशिया की महाशक्ति है लेकिन उसको भुलावे में नहीं रहना चाहिए। ये शब्दावली जो है, ये जिस तरह के वर्डिंग्स हैं, ये असल में क्या आपको लगता है कि अब रिश्ते जहाँ पर थे यानी कि 1 साल पहले उसी जगह पर खड़ा कर देते हैं फिर से हमें?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ऊफा से एक तरह की जो आशा बंधी थी कि नए सिरे से एक माहौल बन रहा था, ये नए सिरे से बातचीत शुरू होगी। आपको याद होगा ऊफा में एक और चीज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगले साल 2016 में सार्क समिट के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे। अब अगर इस तरह के हालात होते हैं, बातचीत ही शुरू नहीं हो पाती, किसी भी स्तर के ऊपर बातचीत शुरू नहीं हो पाती है, तो ये लाजमी बात है कि हिंदुस्तान में ये सवाल उठेगा कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री क्यों जाएं पाकिस्तान। सूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। फिपिक का दूसरा सम्मेलन, भारत ने की मेजबानी। भारत के साथ आए प्रशांत महासागर के द्वीप देश। एक्ट ईस्ट नीति की सफल कहानी देखिए RSTV विशेष फिपिक सम्मेलन का हासिल, शाम 7:30 बजे। चीन में आर्थिक मंदी की आशंका का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज बीते 7 साल की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई और सेंसेक्स 1624 अंक तक लौट गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली और RBI ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि बाजार बाहरी असर से जल्द उबर जाएगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों पर अटकलबाजी और चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन के असर से दुनिया भर के बाजार में उथल पुथल है। सोमवार बाजार खुलते ही एशियाई और घरेलू बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। सेंसेक्स 1624.5 अंक की भारी गिरावट के साथ 26,000 के नीचे आ गया। निफ्टी 490.95 अंक लुढ़ककर 7,809 पर बंद हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वजहों के चलते गिरावट हुई है। सरकार और रिजर्व बैंक इस पर नजर रखे हुए है। Now these are external factors. I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और देश के पास $380 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। So I feel fairly confident that the turmoil will settle down, and at that point we will be a good investment destination again. शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि बाहरी कारणों का लंबे समय तक असर नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट डाउन है और हिंदुस्तान में भी काफ़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स FIIs हैं, तो वो चीज़ आज देखने को मिली है। फंडामेंटल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। शेयर बाजार में मंदी का असर रुपए की कीमत पर दिखा और ये 2 साल के निचले स्तर पर आ गया। सोमवार डॉलर के मुकाबले रुपया 66.5 तक पहुंच गया। उधर एशिया के दूसरे बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। शंघाई कंपोजिट में 9%, हेंगसेंग में 4%, निक्केई 3% और कोस्पी में 2% से ज्यादा की गिरावट हुई। इससे पहले जनवरी 2008 में सेंसेक्स में एक दिन में करीब 2,273 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि NSCN-IM के साथ हाल ही में हुए शांति समझौते से पूरे पूर्वोत्तर में विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज दिल्ली में रानी गार्डियन का जन्म शताब्दी के मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि सरकार पूर्वोत्तर को रेल और सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास को अपनी सरकार का प्रमुख एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हुए भूमि सीमा समझौते और नगा शांति समझौते से पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास होगा। आर्थिक विकास में ये क्षेत्र देश में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान उनका विकास करेगा, उनका विकास हिंदुस्तान के विकास का एक नया कारण बनेगा, ऐसा मैं देख रहा हूं।
प्रधानमंत्री ने नगा नेता रानी गाइडेनलिऊ को उनके जन्म शताब्दी के मौके पर याद किया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को उल्लेखनीय बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूर्वोत्तर को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। The government under the Honorable Prime Minister is fully determined to take every step possible to improve the connectivity, improve the quality of education, ease the quality of life, and therefore bring prosperity to the people of Northeast. प्रधानमंत्री ने छात्रों से भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के चलते इसे ऑर्गेनिक कैपिटल के रूप में विकसित किया जा सकता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक हफ्ते के भीतर सीट बंटवारे पर फैसला करने की मांग की है। सीट के बंटवारे से पहले एनडीए में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी बढ़ने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छा जाहिर की है। अटल जी ने कहा कि हमारी बात आप लोग मानेंगे, तो हमारी बात यदि आप लोग माने तो मैं कहूँगा कि रामविलास जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, सरकार इत्मीनान से चल जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के इस बयान को सहारा मिला शत्रुघ्न सिन्हा का। हालांकि बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद के लिए कई सक्षम उम्मीदवार मौजूद हैं। ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, एबल है, रिस्पेक्टेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे रामविलास पासवान जी को अगर सामने लाना या उनके हाथ में नेतृत्व देना, अगर हमारी पार्टी सामने आती है, हमारी पार्टी की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तो मैंने वही कहा कि सबसे उचित मेरी नजरों में वही दिखते हैं। कई नेता हैं, एनडीए सौभाग्यशाली है। रामविलास पासवान, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दर्जनों नाम एनडीए में हैं जो वो चेहरा मुख्यमंत्री के लायक है। वहीं महागठबंधन ने एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर चुटकी ली है। पासवान जी को वो बन जाए तो हमारी शुभकामना। जनता फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जनता को ना फैसला करना है। तो अभी पहला कदम ये होता है कि एनडीए के लीडर प्रोजेक्ट हो जाएं। हालांकि महागठबंधन के भीतर भी अंदरूनी कलह कम नहीं। एनसीपी के अलग होने और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की सक्रियता ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। लोगों को इंतजार है चुनाव की तारीखों का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आज तड़के बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक समेत 6 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिया और हादसे की जांच के आदेश दिए गए। बेंगलुरु से आ रही नांदेड़ एक्सप्रेस अनंतपुर में रेंगेपल्ली और पेनुकोंडा स्टेशनों के बीच क्रॉसिंग पर ट्रक से टकरा गई। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें 2 स्लीपर और इतने ही एसी कोच थे। हादसे में रायचूर के देवदुर्ग से कांग्रेस विधायक वेंकटेश नायक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तो एक मैन लेवल क्रॉसिंग पर एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक ने गेट को तोड़ते हुए ट्रेन को डैश किया है, ट्रेन को आके टक्कर मारी है। उस वजह से ट्रेन के 4 कोचेस जो हैं डिरेल हुए हैं। रेलवे ने हादसे के लिए ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार माना है। रेलवे ने कहा कि ट्रक ड्राइवर ने सभी सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। इस रूट पर ट्रैफिक ब्लॉक है। ये सिंगल लाइन सेक्शन है धर्मावरम बेंगलोर के बीच का। तो हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे की कुछ ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया है। इसी महीने मध्य प्रदेश के हरदा में हुए 2 एक्सप्रेस ट्रेन हादसों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दायर करते हुए सीबीआई ने व्यापम से जुड़े सभी मामलों का स्पष्टीकरण भी दिया। व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से
3 हफ्तों का वक्त मांगा है। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में 2 हलफनामे दायर किए। पहले हलफनामे में सीबीआई ने 3 हफ्तों का वक्त मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को इस केस में काम जारी रखने की अनुमति भी मांगी, ताकि इस केस की नियमित सुनवाई पर कोई असर न पड़े। ऑल व्यापम रिलेटेड केसेस अगर चार्जशीट फाइल हो भी गई है तो उसके बाद भी उन केसेस को सीबीआई को टेक ओवर करना है, आगे उन केसेस को सीबीआई को ही कंडक्ट करना है। स्पेशल पीपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का टाइम दिया है। वहीं दूसरे हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश किया। सीबीआई के मुताबिक अभी तक व्यापम से जुड़े 212 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 93 केसों में फाइनल चार्जशीट दायर की जा चुकी है, जबकि 119 मामलों में अभी जांच और चार्जशीट दायर होना बाकी है। केंद्र सरकार कहती है हमारे पास वहाँ से स्टाफ पूर्ति करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये सब लटका हुआ है। आसार लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई अब इन 3 हफ्तों में घोटाले से जुड़े और सबूत एकजुट करने की कोशिश करेगी। वहीं इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में न लाए जाने की बात की है। यह हलफनामा एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इन पार्टियों को न केवल लोगों से चंदा मिलता है, बल्कि सरकार से भी सुविधाएं मिलती हैं। याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का भी हवाला दिया गया, लेकिन सरकार और इन पार्टियों ने आदेशों का पालन नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है कि नहीं करती, पैसा जो इकट्ठा होता है जिसमें उनको पूरा टैक्स कंसेशन मिला हुआ है कैसे खर्च करती है, इस सब की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हैं। प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ सेना भी अब राहत और बचाव के काम में लगी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। 18 जिलों के तकरीबन 1300 गाँव में रहने वाले 6.25 लाख लोग इस वक्त बाढ़ के कहर से पीड़ित हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने बाशिंदों का जीना दूभर कर रखा है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुके हैं। आलम यह है कि मजबूर किसान अब बर्बाद हुई फसल को जानवरों के चारे के रूप में जमा कर रहे हैं। दूसरा साल बाढ़ आता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन इस बार बाढ़ इतना फास्ट है और इतना अचानक आ गया कि आदमी यहाँ से जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। ये बाढ़ का जो परिस्थिति है बहुत खतरनाक है। हम लोग इस बाढ़ में हमारा यहाँ का हजारों से हजारों लोग इफेक्ट हुआ है और ये लोग अभी तक जो गवर्नमेंट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ अभी तक नहीं मिला है। धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट और सोनितपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ 54 सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, जबकि 5 बड़े पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन तमाम जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते तकरीबन 2 लाख लोग 260 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकार से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हम ये भी चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को हमारी ओर से आश्वस्त हों कि भारत सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। एनडीआरएफ के 1000 जवान गुवाहाटी में तैनात हैं और जरूरत के हिसाब से उन्हें बाढ़ ग्रसित इलाकों में भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की टीमों की मदद ली जा रही है। पिछले 2 दिन में 600 से ज्यादा पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह को तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुष्पेंद्र सिंह पिछले 8 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की जगह हवलदार साहब सिंह आमरण अनशन पर बैठेंगे। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वापस आकर दोबारा अनशन कर। और आखिर में बताते हैं आपको, टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट 278 रन से जीत लिया और साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। टेस्ट कप्तान के तौर पर यह विराट कोहली की पहली जीत है।
ये मैच कुमार संगकारा का आखिरी मैच था। आउटसाइड डैश एंड टेकन। कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी रहे। आखिरी दिन श्रीलंका ने 2 विकेट पर 72 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। भारत के 413 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर नहीं खेल सका। 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आर अश्विन ने 5, अमित मिश्रा ने 3, जबकि उमेश यादव और ईशांत शर्मा को 1-1 सफलता मिली। पहली पारी में शतक जमाने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। KL Rahul has got his second Test match 100. I think it's a tremendous effort, to get yourself together, put in the same kind of practice and play the same way again and actually capitalize and improve on that particular situation. ये श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा का आखिरी टेस्ट मैच था। वो अपनी आखिरी पारी में महज 18 रन ही बना सके। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 28 अगस्त को कोलंबो में ही खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।